हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बच्चों? आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस मिल रही है और आप देख रहे हैं तो उसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो नई नई वीडियोस की जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज जो है हम A2 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अकाउंट्स का, नवंबर 2020 का। और ये जो है पेपर हम तीन इंस्टॉलमेंट में जो है तीन किस्तों में जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें मसला ये है कि बहुत लंबा पेपर होता है ना, और फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसको पूरा कंप्लीट करने में। तो मैं इसको तीन इंस्टॉलमेंट में इंशाल्लाह, और ज़ाहिर है फिर थोड़ा टाइम का भी होता है इशू। तो बस चैनल सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह शेयरिंग की तरफ। ये देखिए पेपर में आपको दिखा दो। ये जो है आपका पेपर है, इनसाइट है आपका नवंबर 2020 पेपर 32 A2 का। ठीक, ये जो है आपका इंसर्ट है, और इसमें जो है ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि ये आपको जो है MG Limited is the manufacturing business. The rate at which its accounts of factory profit has not changed for some years. Inventory is valued at transfer price. अच्छा, जाहिर है कंपनी की आदत है कि वो जो है फैक्ट्री से प्रॉफिट, फैक्ट्री से जो कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं उसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की बेस पर, जो आपने बीएस में शायद कभी पढ़ा हो, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की जो है बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक, अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये कि हमें देखना है कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बना दी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड्स। अच्छा, चेंजेस इन वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंटरी इन्होंने जो है वो ऐड कर दी। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,40,000, फैक्ट्री प्रॉफिट 28,000 इन्होंने ऐड किया। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ आपको याद दिलाने के लिए, मैं जो है वो अभी से आपको बताता हूँ कि 28,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 28,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1,40,000 से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंपनी की पॉलिसी है कि ये 20% अबव कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं, यानी 100 की चीज 120 की वहां ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर ये इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है और प्रॉफिट निकाला हुआ है। ठीक है, करना क्या। अच्छा जनाब, पहले उन्होंने एक थ्योरी पूछी। अच्छा, ये एएस के लेवल्स में वो लेवल जब थ्योरी बहुत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना ये है कि हमारे जो एशियन बच्चे हैं वो थ्योरी में अच्छे नहीं होते, तो उनकी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बनाना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार ये बीएस का पेपर थोड़ी है, इसके अंदर इतनी थ्योरी डाल दी। अकाउंट्स के पेपर में थ्योरी कम होनी चाहिए, लेकिन खैर क्या करें, जो है वो तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ओके, अच्छा जनाब, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट क्यों ऐड किया जाता है, दो रीजन हमें देने। अच्छा, मैं चूंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इसका टेक्स्ट होता है बाकायदा, आपके टीचर्स वगैरह आपको देते रहेंगे टेक्स्ट, और देते होंगे यकीनन। चाहे तो आप मार्किंग स्कीम टेस्ट टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो फैक्ट्री प्रॉफिट जो है बेसिकली इसलिए ऐड किया जाता है ताकि इनकम स्टेटमेंट में दोनों प्रॉफिट्स हमारे सामने आ जाए। जो भी इनकम स्टेटमेंट का एनालाइज करेगा उसको दोनों प्रॉफिट मैच हो जाएंगे कि फैक्ट्री ने कितना कमाया और जो है हमारे जो आउटलेट है जो उसने कितना हमें कमा दिया। ठीक है, तो इसलिए हम शामिल करते हैं। दूसरा ही कि चूंकि दूसरा रीजन ये होता है, दूसरा टेक्निकल रीजन होता है कि जब आप वहां पर इसको जो है डेबिट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट होता है, तो इसको जो है इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होना चाहिए। ऐसे रीजन है इसके, वो आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा खैर हुआ ये कि अब हम देखते हैं कि बी पार्ट क्या है। करेक्ट वैल्यू फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें निकालना। ठीक है, हुआ क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का पता चलता है कि रेंट एक्सपेंस जो है उसको जो इन्होंने डिवाइड किया है, स्प्लिट किया है, वो 70, 10 और 20% पे करना चाहिए था। इन्होंने कर दिया 50, 10 और 40। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंट एक्सपेंस इंक्लूड हुआ है ओवरहेड्स के अंदर, वो होना चाहिए था 70%, 60,000 का। इन्होंने ऐड कर दिया है 50%, यानी 60,000 का 70% बनता है 42,000, और 50% जो है वो 60,000 का जो है वो बनेगा 30,000। तो 12,000 जो है आपका ऐड करना पड़ेगा आपको ओवरहेड्स के अंदर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओवरहेड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को
इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो बेसिक मकसद ये कि आपने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जो है चेंज करना। अच्छा, फैक्ट्री मशीनरी कॉस्ट जो है वो 50,000 की हमने खरीदी थी, लेकिन हमने ये ऑफिस इक्विपमेंट में डाली। अच्छा, फैक्ट्री मशीनरी का डिप्रिसिएशन जो है 10% जो है वो 20% पर एनम के हिसाब से होना चाहिए था, और ऑफिस इक्विपमेंट है 10% पर हिसाब के पर एनम के साथ। अगर इन्होंने इसको ऑफिस इक्विपमेंट को नहीं डाला है, मशीनरी को ऑफिस इक्विपमेंट डाल के, इसका मतलब इसका डिप्रिसिएशन होगा 10,000। सिंपल, 50,000 का 10% और 20% जो है वो होता है 10,000। इसका मतलब है कि जो आपकी जो ओवरहेड्स है उसके अंदर फैक्ट्री मशीनरी का 50,000 कॉस्ट का डिप्रिसिएशन नहीं शामिल किया, तो वो 10,000 आप शामिल कर लें। बात समझ आ गई? तो ये दो चीजें जो है इसका ताल्लुक जो है आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इन्वेंट्री में जो अगर आपकी गलती हुई है उसका ताल्लुक आपके जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से, फैक्ट्री प्रॉफिट से नहीं, उसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट जो है उसके अंदर आपको जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक, जनाब। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको चेक क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की करेक्ट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, टेक्स्ट आप लिख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। करेक्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी पहले ये देख लें। ये थी हमारे पास 1,40,000। ठीक है जनाब, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यानी 1,40,000 हमारे पास कॉस्ट थी। अच्छा, इसमें 12,000 रुपए हमें ऐड करने हैं आपके वो जो रेंट एक्सपेंस के, और 10,000 हमें जो है डिप्रिसिएशन के ऐड कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 1,40,000 प्लस 12,000, 1,40,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, ये टोटल हो जाएगा 1,60,000। करेक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सीओजीएम कहते हैं हम इसको नॉर्मली। हम लोग जो है जो अपनी कॉस्टिंग एससीसी वगैरह जब पढ़ा रहे हो तो हम इसको सीओजीएम कहते हैं। अच्छा, अब जब आपकी कॉस्ट चेंज हो गई 1,60,000, तो फैक्ट्री प्रॉफिट भी आपका चेंज हो जाएगा 1,62,000। और मैंने पहले ही बता दिया था ऊपर जब मैं सवाल आपको दिखा रहा था, ये कंपनी 20% पे अब कॉस्ट बेचती है। इसका मतलब 1,00,000, अगर इसका सिर्फ प्रॉफिट निकालना है तो 20% हम निकाल लेंगे, और वो बनेगा 1,62,000 का 20% 32,400। ये आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। ठीक है, सिंपल। चलो आगे चलते। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे इन्होंने हमसे क्या मांगा है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूं, देखो आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री है आपकी वहां पर, क्लोज मतलब फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री वो है 36,000। ठीक, अच्छा, अब इसको चाहे अकाउंट से बना ले, बात समझ रहे, या तो आप इसको अकाउंट से बना ले या आप इसको कैलकुलेशन से बना ले, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो ये है 36,000। आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में अब कितना प्रॉफिट आपका बचा, यही होता है। जो आप सामान बेचते हो आप कॉस्ट बेचते हो, तो जो भेज रहे हैं उसका जो प्रॉफिट आपने यहाँ ऐड कर देते फैक्ट्री प्रॉफिट के नाम से, तो ये ऐड हो गया फैक्ट्री प्रॉफिट के नाम से 28,000। ठीक है, ये ऐड हो गया, ये आपका ऐड हो गया 28,000। अच्छा, अब ये प्रॉफिट आपका ऐड हो गया, लेकिन ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री का जो डिफरेंस है उसमें भी तो हमारा फैक्ट्री का प्रॉफिट फंसा हुआ है, तो उसमें हमारा कितना प्रॉफिट जो है वो रियलाइज हुआ, ये हमें एक्चुअली निकालना है। ठीक है ना, तो जो माल नहीं बिकता फैक्ट्री से अबव कॉस्ट चला गया, कहां पर, आउटलेट पर, और वो नहीं बिका, जो नहीं बिका वो तो प्रॉफिट नहीं हुआ फैक्ट्री, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। चाहे तो टी अकाउंट की सिक्योरिटी में बना ले, चाहे वैसे कैलकुलेट कर ले। अब देखो, ये ओपनिंग इन्वेंट्री यानी आपका अनरियलाइज प्रॉफिट इन ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक, उसके बाद जो है आप क्या करें, अच्छा अब इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए अब आप कॉस्ट बेचते हैं ना, यानी 36,000 आपकी जो है वहां पर फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। चाहिए तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको भी याद है, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, ठीक। अच्छा 36,000 है, 36,000 120% है, 20% अब पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, इसका इसका जो है 20% निकालेंगे। बात समझे, 36,000 का ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 36,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, ये आ जाएगा आपके पास 30,000। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, 30,000, यस ये आ जाएगा 30,000। तो जब ये 30,000 आ जाएगा, इसका मतलब है, अच्छा ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास फिनिश गुड्स की, उसकी वैल्यू है 30,000 फैक्ट्री में, और फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू आ रही है 36,000। इसका मतलब है कि अनरियलाइज प्रॉफिट जो है उसमें 6,000। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं अनरियलाइज, अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स, ठीक है। अनरियलाइज, अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपने जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ गड़बड़ कर दी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 5,000 यूनिट्स के हिसाब से लिखी हुई है, लेकिन ये 4,000 यूनिट्स के हिसाब से। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रही है कि अगर ये 5,000 के हिसाब से थी तो ये पर यूनिट कॉस्ट इसके निकाल लेते। 30,000 यूनिट ये कह रहे हैं 5,000, इसका मतलब एक यूनिट हुआ 6 रुपए का, तो 24। अच्छा अब इन्होंने कहा कि नहीं इसमें गलती हो गई है, इससे 4,000 यूनिट, तो 4,000 यूनिट के हिसाब से आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई 24,000। आया समझ, यहाँ पर हमने जो है इसको लेना है 24,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, यानी 24,000 है। तो ये था कितने का, 24,000, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, तो ये पड़ेगा 20,000 की थी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 4,000 अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दे, तो आपके पास जो है रियलाइज्ड, अनरियलाइज की जगह आ जाएगा रियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आ जाएगा 2,000। आप समझे, ये आ जाएगा 2,000। अच्छा अब चाहे टी अकाउंट की सूरत तो बना ले, चाहे इसको इस तरह कर ले। अच्छा अब देखिए पहले आपका जो है वो कितना दिया हुआ था, ये देखिए चेंज इन अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 1,000, अब ये आ जाएगा 2,000। अच्छा इन्होंने जो है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट लिखा, आप इसको जो है रियलाइज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, चेंज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है ना। अब ये आपका जो है यहाँ पर ये आपका करेक्ट अमाउंट आ गया 2,000। अच्छा अब आपको करेक्टिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है ना। अच्छा करेक्टिव इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो आपने क्या करना है कि रेवेन्यू तो आपका वही आएगा, ठीक है, रेवेन्यू आपका रेवेन्यू चेंज नहीं होगा भाई, रेवेन्यू कितना था आपका एज इट इज आ जाएगा। रेवेन्यू है आपका इसके अंदर 3,20,800, वही आप यहाँ भी रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है, 3,20,800 ये आपका रेवेन्यू है। अच्छा अब यहाँ पर जो है आपका
आ जाएगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक। अच्छा, अब आपके पास यहाँ आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये कितनी है आपके पास, ये आपके पास थी यहाँ पर। ठीक है, फिर देख रहे थे कितनी थी ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स में, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स में 36,000 थी। ठीक है जनाब, ये आपने डाल दिया 36,000। अच्छा जनाब, और ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड आपके पास आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड जो है आपके पास आ जाएगा, आपकी जो है कॉस्ट आ रही थी 1,62,000। अच्छा, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको कि आपकी कॉस्ट आ रही थी, पहले मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइस जो आ रही थी वो आ रही थी 1 लाख, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 140 और ट्रांसफर प्राइस थी 168। लेकिन अभी दोनों चेंज हो गए। क्यों क्यों चेंज हो गए भाई? क्योंकि आपकी जो है वो ये वैल्यू चेंज हो गई, ये वाली मैन्युफैक्चर्ड 162, प्रॉफिट 32,400। तो टोटल कितना हो गया आपके पास 1,62,000 प्लस 32,400 मिलाकर आपके पास 1,94,400 जो है आपके पास आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,94,400। ठीक। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ये आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 24,000। ठीक है, चेंज हुई। ठीक। अच्छा, इसको ब्रैकेट में लिखने की आदत डालें ताकि गलती से भी कोई चीज जो है, यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आपके पास आ जाएगी 36,000 प्लस 1,94,400 माइनस 24,000, तो ये आ जाएगी 2,06,400। 2,06,400 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अच्छा, इसको जो है हमने यहाँ लाइन डाल दी और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और अब आपके पास जो है यहाँ पर जो है आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, माइनस कर देगा, अरे यार इसको लिखना भूल गए ब्रैकेट में, ताकि गलती से अगर ऐड कर दिया ना तो सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारे बहुत प्यारे स्टेटमेंट का। ठीक है, तो 3,20,800 1,14,400 जो है 1,14,400 हमारा जो है 1,14,400 जो है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक। अच्छा, उसके बाद देखें हम इसको दोबारा देखते हैं, अब इसमें क्या था, ये आ गया। अच्छा, फैक्ट्री प्रॉफिट चेंज हो गया 32,400 हो जाएगा, वो ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा चेंज हो गया, फैक्ट्री प्रॉफिट जो है 32,400 यहाँ आ जाएगा, फैक्ट्री प्रॉफिट 32,000। अच्छा, और चेंज इन अनरियलाइज्ड, सॉरी, चेंज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड। बहुत बड़ा ना, हम लोग जो है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हम उसके अंदर इसको ये नहीं लिखते। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान, ये आ रहा था हमारे पास 2,000, पहले 1,000 आ रहा था, करेक्ट होने के बाद 2,000 आया। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद और क्या था हमारे पास, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज यहाँ आ जाएगी। ठीक है, जितनी थी भाई, जितनी थी उतनी आ जाएगी 42,700। ठीक है सर, 42,700। अच्छा,
जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है हमारी उसके अंदर चेंज आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में चेंज क्यों है मैं आपको समझा। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 78,900, देखिए आप 78,900 हो गया कैलकुलेटर में। अच्छा इसमें से देखिए ये जो ऑफिस में 40% आ गया था रेंट, ये माइनस हो जाएगा। 40% यानी 20% एक्स्ट्रा आ गया था ना, इसको होना चाहिए था 20%, ये 40% हो गया तो इसमें एक्स्ट्रा हो गया 20%, तो 12,000 रुपए इसमें से माइनस हो जाएंगे। 12,000 बनते ना, 20% 12,000 जो फैक्ट्री में ऐड होने थे ऑफिस में ऐड हो गए, हमने फैक्ट्री में ऐड कर दिया, ऑफिस में से माइनस कर दिया, ये हो गया 66,900। और डिप्रिसिएशन जो हमारे पास चूंकि ऑफिस इक्विपमेंट में आ गया तो उसका 5,000 डिप्रिसिएशन आया होगा 10% के हिसाब से, तो वो भी हम माइनस कर, तो ये आ जाएगा 61,900, यहाँ पर आ जाएगा 61,000। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करके और एक साथ जो है यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और इसका अमाउंट जो भी आएगा वो यहाँ 2,700 प्लस 61,900, 1,04,600, 1,04,600 आ गया। फिर वो याद रखना भाई, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि जो माइनस कर लो फिगर उसको ब्रैकेट में लिखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप गलती से इसको ऐड कर देंगे मुसीबत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, कैसे आएगा प्रॉफिट, 1,14,400 प्लस फैक्ट्री प्रॉफिट 30,400 प्लस 2,000 from unrealized profit, 1,48,800 minus 1,04,600. Answer is 44,200 profit. ठीक है जनाब, ये आपका कंप्लीट, कोई इतनी टेंशन वाली बात है। ठीक है जनाब, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। और तो कुछ नहीं था इसमें। अच्छा जनाब देखिए, इसमें और कोई सवाल में कुछ नहीं था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हाँ ठीक है, इनकम स्टेटमेंट तक हम आ गए भाई। वेदर और नॉट दे शुड स्टॉप अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री प्रॉफिट, जस्टिफाई योर आंसर। यार ये अबव कॉस्ट जो हम भेज रहे हैं फैक्ट्री प्रॉफिट, ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि ये हम क्या करें, और ये कितने नंबर का, ये जी 5 नंबर का। इसमें कम से कम आपको जो है 4 पॉइंट्स ऐड करने होंगे और 1 पॉइंट आपका होगा जस्टिफिकेशन, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहली बात ये कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एक ट्रेडिशनल मेथड, आपने शायद बीएस को जरूर बिजनेस में, बिजनेस स्टडीज में या बिजनेस में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये ट्रेडिशनल व्यू, ट्रेडिशनल सिस्टम है कॉस्ट को ट्रांसफर करने का, कि कभी भी कॉस्ट जब भी ट्रांसफर करते हैं तो वो प्लस प्रॉफिट ऐड करके करते हैं, ताकि ठीक एक बात नहीं हो। दूसरी बात ये कि ये जो हम अबव कॉस्ट भेज रहे होते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आउटसोर्सिंग से, कि हम अगर आउटसोर्सिंग करते थे, यानी ये चीज अभी जो हम खुद बना रहे हैं अगर हम आउटसोर्स कर लें तो हमें सस्ती पड़ेगी। आउटसोर्सिंग कंपेयर के मतलब चाहे बाहर से भी अगर हम खरीदेंगे तैयार तो वो कितने की पड़ेगी, तो प्रॉफिट लगाने के बाद भी 20% अगर वो हमें सस्ती पड़ रही है तो हमें आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए। हो गया, ये वैलिड पॉइंट हो गया। ठीक है, एक तो पुराना मेथड है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का, इसलिए जमाने से आज से। अच्छा एक पॉइंट ये हो गया कि जी आप आउटसोर्सिंग से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई आउटसोर्सिंग होनी चाहिए कि होनी चाहिए, इससे कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगर आप जो है जब इसको अबव कॉस्ट भेज रहे होते हैं तो भी बेसिकली ये आपके प्रॉफिट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप वहां प्रॉफिट ऐड नहीं करते तो वो आपका जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट में जो है बड़े के बजाय छोटा हो जाएगा, फिर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्रॉस प्रॉफिट को ये अफेक्ट नहीं करता, तो इसको चलते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी जो है आप इसका टेक्स्ट आपके जो टीचर्स ने आपने दिया होगा वो आप देख सकते हैं, बाकी इसकी में भी आपको बहुत सारा टेक्स्ट जो है वो मिल गया होगा।
अच्छा जनाब, ठीक है। अच्छा जनाब, अब रीड सोर्स ए टू इन द इंसर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। 25 नंबर का ये सवाल था। टाइमिंग का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट ये वाला, ये सारा डेटा दिया हुआ, करना क्या हमेशा पहले रिमाइंड करें। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ना है 31 दिसंबर 2019। 19 मार्क्स का ये सवाल, ठीक है। 19 मार्क्स का सवाल, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब इसमें बहुत कुछ होगा करने के लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, टैक्सेशन तो आपने इग्नोर करना है, ठीक है। इसमें देखो बहुत आसान है, इसमें जो है ना असल में ये देखने में बड़ा अजीब सा सवाल लगा। देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास कितना है, 15,000। हमने क्या किया, हम यहाँ आ गए कैश फ्लो बनाना। अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले ले लिया जो जो चीजें हमें नजर आती हैं उस तरह चलते हैं, इस पर आराम से चले, कोई टेंशन नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, ये आपके पास है। अच्छा एक मिनट, मैं सर ये देख लूं कि इन्होंने 1000 फिगर्स में, अच्छा $1000 में, आप भी इसको $1000 में बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, आप 15 बना लें इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बल्कि एक काम करते हैं, और यहाँ पर जो है $1000 आप लिख दें, तो आपको जो है आसानी रहेगी। चाहिए तो आप इसको पूरा 1000 से बना ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ये यहाँ पे आपका जो है मेंशन हो जाएगा कि हाँ ये 1000, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया 15, ठीक है, हमने देख लिया। अच्छा, अब उसके बाद ये आपका जो 4,000 रुपए का इंटरेस्ट है, ये पहले आप ऐड कर देंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको जाते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। ये 4,000 हमने ऐड कर दी, ये आ गए 4,000, ठीक है। तो टोटल जो है आपका जो है वो आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 19,000 रुपए। 19,000 रुपए आपका आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक, ये आ गया प्रॉफिट। बाद में इसको इंटरव्यू, ये माइनस ही करने की बात नहीं, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब इसको जो तरीकेकार है वो उसी को फॉलो करेंगे। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं और क्या है, ठीक है ना। प्रॉफिट 19,000 आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा जनाब, अब ये देखते हैं कि आपका जो है वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है वो कितना है, ठीक है। अच्छा, किस किस का है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का, ये डिप्रिसिएशन, ठीक है। इसका जो है डिप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगा तकरीबन जो है, ये आ जाएगा 12,000 इनकम स्टेटमेंट, और ये 10,000 ये वाला, दो आपके पास डिप्रिसिएशन है। चाहे तो आप ऐड करके लिख लो इसको, चाहे तो अलग अलग लिख लो। ठीक है, प्लांट का आपके पास आ जाएगा, प्लांट प्लस दूसरा क्या है आपके पास, मोटर व्हीकल, दोनों का अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास बनेगा 12 प्लस ये हो जाएगा 22, ठीक, ये आपने ऐड कर दिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये आ गया आपका। अच्छा, ये दो चीजें हमने देख ली, अब हम देखते हैं यहाँ पे और किस चीज का टी अकाउंट, ये है, ये मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल का अकाउंट है आपका 16,000 डिस्पोजल में आपने डाला, ठीक है। 16,000 रुपए आपने डिस्पोजल में डाला, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा डिप्रिसिएशन में 4,000, तो 16,000 का कोई कोई मोटर व्हीकल आपने बेचा है जिसका डिप्रिसिएशन है 4,000, और ये बेचा कितने में, 15,000, तो कितना फायदा हुआ आपको, 3,000, ठीक है।
तो 3,000 रुपये जो है वो आपके यहाँ पर लेस हो जाएंगे डिस्पोजल से। ये कहलाता है प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ताकि आपके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो गया। और देखते हैं भाई क्या चीज है इसमें। और 12-10 ये तो हो गया। अच्छा, अब एक चीज और है, यानी देखो इससे हमने प्रोविजन ले लिया, डिस्पोजल ले लिया, अच्छा इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 4 चीजें। अब यहाँ पर आते हैं, मोटर व्हीकल खरीदी हमने, सॉरी मोटर व्हीकल डिस्पोजल है ना, ये देखो ये हमने खरीदी की 38,000 के प्लांट एंड मशीन। चलो इसी से बात करें। अच्छा अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, डिप्रिसिएशन और डिस्पोजल का प्रॉफिट, अच्छा लॉस होता तो ऐड कर देते, प्रॉफिट था तो माइनस कर दिया। ठीक है, डिप्रिसिएशन हमने सारे ऐड बैक कर दिए क्योंकि नॉन फंड एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा अब हमने ये देखना है कि जी ये जो जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर जो है वो हमारा वर्किंग कैपिटल जो है यानी प्रॉफिट जो है उसमें क्या असर है। ठीक है, अब देखो इन्वेंट्री जो है हमारी इंक्रीज हुई है कितनी, 17,000, ये जो है लेस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये भाई ये आ जाएगी यहाँ पर ब्रैकेट में, ब्रैकेट में 17, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल हैज इंक्रीज्ड, इंक्रीज इंक्रीजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारा कितना, वो इसमें जो है लेस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3,000, ये हमारा लेस हो जाएगा। ठीक, ओके, ये भी हो गया। अच्छा अच्छा उसके बाद the bank balance had gone from an overdraft of 7,000 to a positive balance 3,000। तो अभी इसको तो छोड़ देते। अच्छा the company had issued 70,000, अच्छा इसको भी छोड़ दें। A new bank loan had received, छोड़ देते हैं इसको, इसका कोई काम नहीं। ट्रेड पेबल हमारे जो है वो डिक्रीज हुए 6,000, इसको भी माइनस कर दें। ठीक है, यानी करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहे तो माइनस होंगे, बस इसका याद रखना है। और लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही तो माइनस होंगे। अगर ट्रेड पेबल इंक्रीज होता तो ऐड कर दें, लेकिन चूंकि ये जो है डिक्रीज हो रहा है इसको लेस कर दें। ठीक है, डिक्रीज ठीक है, डिक्रीजिंग ट्रेड पेबल्स कितना है हमारे पास, वो जो है 6,000। अब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, सो कहते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देख लेते कितना है, 19,000 से हम शुरू करते हैं। कामयाब भाई कैलकुलेटर लाइए। अच्छा चलो 19 प्लस 22 माइनस 3 माइनस 17 माइनस 3 माइनस 6। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 12,000, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है। कैश फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज
कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया। अब इसमें ध्यान में रखना, इसमें करना क्या क्या है, याद रहेगा। प्रॉफिट आ गया, जो इंटरेस्ट इनकम आपने दी है, क्योंकि टैक्सेशन नहीं है तो उन्होंने इग्नोर करने का कहा था हमने, उन्होंने टैक्सेशन भी ऐड कर दिया। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। नॉन फंड एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन जो है आपका वो ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट जो है वो लेस हो जाएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल होता तो ऐड कर देगा। अच्छा, करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस होंगे, और फिर करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो लेस होंगे, क्योंकि वो कैश को कम कर देगा। बात समझे, करंट एसेट अगर इंक्रीज होंगे कैश को कम कर देंगे, यानी ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंटरी, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो वो कैश को कम कर देंगे, तो इस चीज को डिक्रीज कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 12,000 कैश फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ गई। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास आगे क्या करना है, अब हमें देखना है कि कैश में और क्या सब है। ठीक है, अच्छा अब इसमें से क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे, यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। अब क्योंकि इंटरेस्ट की जरूरत रही नहीं हमें, तो इंटरेस्ट को जो है हम यहाँ पर वापस माइनस कर देते हैं। कितना था इंटरेस्ट, 4,000 रुपये, ये माइनस, ठीक है, 4,000 जो है यहाँ पर माइनस, ठीक है। अच्छा चलिए, इंटरेस्ट 4,000 आ गया। 4,000 था, कितना था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था हमारे पास, इंटरेस्ट पेड, सॉरी, कितना था हमारे पास, इंटरेस्ट पेड निकालना, 5,000, 5,000 में ये हमें माइनस, हमने 5,000 पे किया इंटरेस्ट। अच्छा, और हमारा जो है इंटरेस्ट जो है हमारा बनता था 4,000, हमने जो है हमारा बनता था, उसमें से हमने 5,000 पे किया, जो पे किया वो यहाँ माइनस कर, चलो आगे चले। अच्छा चलो, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अच्छा, माइनस करने के बाद आ जाएगा 7,000। ये आ गया 7, ठीक है चलो, ये आ गया आपका कैश फ्रॉम कैश फ्लो। अब हम आगे चलते हैं, और अब हमें करना है कि हमने जो है वो इन्वेस्ट क्या किया, यानी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये कितना है हमारे पास, ठीक है, यानी अभी हेडिंग बनती है हमारी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा हमारे पास परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ये हमारे पास एक, और दूसरा हमने जो काम किया है ये जो एसेट्स के अंदर, वो हमने एक एसेट बेचा तो आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, ठीक। अच्छा, हमने जो है ये कितने बेचा होगा देखो, ये देखो, ये जो है हमने नया जो खरीदा है प्लांट, ये हमने खरीदा 38,000 का, ये और 15,000 रुपये हमें मिले हैं मोटर व्हीकल सेल करने के, ठीक है, दो चीज होगी ना,
तो हम क्या करेंगे, एक माइनस इसको हम ले लेंगे माइनस में, यानी ये बनेगा 38,000 ऐसा क्या 15,000 है, 15,000 है पैसा, ये टोटल मिला के हमारे पास माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ हमारे पास टोटल, और ये बनेगा चूंकि माइनस में आ जाएगा, माइनस 38 प्लस 38 माइनस 23 जो है आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। आपका पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में गया ज्यादा है और आया कम, ठीक है ना, ये 23 है। अच्छा, अब हमने क्या किया, कैश फ्लो, अब जाएंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पर जो है ध्यान में क्या किया, अब आएगा कैश फ्लो फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। अब हमारे पैसा आया कितना वो देखते हैं। ये आ गया हमारे पास, कंपनी हैड इशूड 72,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.5 ईच एट पार। पार का मतलब है जितने का था इतने का, 72,000 का है, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये बन जाएगा 36,000। यही आएगा ना पहले 36,000 हम यहाँ पे डाल देंगे। कैश फ्लो ये हमारे पास आ जाएगा डबल 36 पैसा आया। अच्छा, और क्या हुआ जी वो देखते हैं। अच्छा, 8,000 जो है वो हमारा ये 8,000 हमारा जो है वो डिविडेंड जो है गया, क्या ये गया पेमेंट हो गई इसकी, 8,000 का हमारा ये डिविडेंड, ठीक है। और 8,000 का हमारा डिविडेंड जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, डिविडेंड जाएगा हमारा, यहाँ जाएगा डिविडेंड 8,000 को लिख लेंगे ब्रैकेट में क्योंकि पैसा जा रहा है, 8,000 का, ठीक। अच्छा लगा, उसके बाद डिविडेंड पेड हो गया, और आपका हाँ एक और चीज रह गई इसमें, वो है बैंक लोन आई है 5,000, ये ऐड कर बैंक लोन, ये 5,000 की बैंक लोन आ गई, ये प्लस में। अब इन तीनों का जब कल जमा करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगा, और कितना होगा वो यहाँ लिख लेते हैं। ये बनेगा 36 प्लस में 36 माइनस 8 प्लस, ये तकरीबन बन जाएगा हमारा 33,000, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 33,000, चलो उसके बाद आ जाएगा जब आप यहाँ से चलेंगे, देखो एक फिगर आपके पास 7 में प्लस में था, माइनस 23 था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और प्लस 33 था आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, इसका मतलब 17,000 जो है इंक्रीज इन कैश। इसको ऐसे लिख के लाइन लगा दें, 17,000 जो है वो यहाँ पर आपका जो है इंक्रीज इन कैश,
आपका कैश इंक्रीज हुआ ऐसा, ठीक ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस सवाल में और हमें क्या देना। अच्छा, 7,000 आपका जो है एंडिंग बैलेंस है, ठीक है, 7,000 आपका एंडिंग बैलेंस है। ठीक है, 7,000 पैसा गॉट फ्रॉम ओवरड्राफ्ट, 7,000 था आपका ओवरड्राफ्ट, तो आपने यहाँ पर इसको जो है लेस कर देना, लेस यहाँ आ जाएगा आपका 7,000, और यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा बैंक बैलेंस, शायद आप डेट लिख के मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आप डेट्स को पसंद करते हैं आप डेट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बन गया 19 नंबर है इसमें आपको, अच्छा बनाए 3 नंबर का। देखो, प्रीमियम ऑन शेयर्स बेसिकली जो है वो हमारे इन यानी जो हमारे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो सिर्फ सोर्सेज ऑफ कैश के अंदर आते हैं, ठीक है ना, यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर जो है वो जो भी हमारा, देखो ये जो हमने जो शेयर इशू किए ना, ये वाले ये एट पार किए, हाँ हाँ ये एट पार किए, यहाँ चाहिए तो आप लिख दें एट पार। अगर ये प्रीमियम के साथ किए तो यही यार, यानी प्रीमियम जो है वो शेयर इशू के अमाउंट से अलग नहीं होता कैश फ्लो इनकम। अच्छा, बैलेंस शीट में ये जो है एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी होता है, लेकिन ये शेयर की पार वैल्यू से अलग होता है, बस ये बात समझ। अगर ये फर्ज करोगे ये जो शेयर्स थे ये कितने के इशू किए थे अपने भाई, 0.5 के फर्ज करोगे, इसमें जो है 10 पैसे प्रीमियम होता है, 60 पैसे में हमने इशू किया था, 50 का शेयर 50 पैसे का शेयर 60 पैसे जो डॉलर पॉइंट्स में दिया, तो 10 पैसे जो एक्स्ट्रा हमने लिए वो बैलेंस शीट के अंदर अलग से लिखे थे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो एज इट इज, मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो एज इट इज सोर्सेज ऑफ कैश में आ जाएगा कि 72,000, यानी जब आप इसको कैश फ्लो में लाएंगे 72,000 मल्टीप्लाई बाई 0.6, क्योंकि आपने इसको ज्यादा पे तो 43,200 हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जब आप देंगे तो 72,000 मल्टीप्लाई बाई 0.5 ये कैपिटल आएगा आपका, और प्रीमियम आएगा आपका 72,000 मल्टीप्लाई बाई 0.1, 7,200, अलग अलग आएगा, बस और कुछ भी फर्क नहीं। आगे चलिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं, अच्छा मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। एक्चुअली ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है पैन अमेरिकन एयरलाइन की रिक्वेस्ट पर शुरू हुआ। पैन अमेरिकन एयरलाइन ने ये जो है अकाउंटिंग के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें जो ये अकाउंटिंग एसोसिएशन होती है, किसी से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे पास प्रॉफिट बहुत है, कैश नहीं, कैश कहाँ है। तब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। फायदा क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट बनता है एक्रूअल बेसिस पे, ये आपको बताता है कैश पोजीशन आपकी, मतलब कैश है, रिसोर्सेज ऑफ कैश एंड यूजेस ऑफ कैश, ठीक है। तो इसलिए जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अच्छा, एक्रूअल बेस्ड प्रॉफिट जो होता है वो उसके अंदर जो हमें जो इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आता है वो एक्रूअल बेस्ड होता है,
इसमें जो प्रॉफिट हमें पता चलता है वो कैश बेस होता है भाई, सही है ना। अच्छा, उसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितनी हो रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितनी हो रही है। हम उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के भाई हम सही जा रहे हैं, किस तरह जो है कामों को चला रहे हैं। जैसे कैश फ्लो होगा सामने तो पता चलेगा कि हमारा कैश वेस्ट तो नहीं हो रहा, हम खामों का इधर उधर तो नहीं कर रहे। तो जहाँ इनकम स्टेटमेंट हमें एक्रूअल प्रॉफिट बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें करंट कैश पोजीशन सही से बताता है। पैन अमेरिकन एयरलाइन की रिक्वेस्ट से बनाया गया, ठीक है ना। तो मेरे पास किताब मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मेरे पास किताब है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इन्होंने जो पैन अमेरिकन एयरलाइन की रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास जो है वो प्रॉफिट है लेकिन वो नहीं। तो उस वक्त के जो अकाउंटिंग एजेंसी थी उन्होंने फिर इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट डेवलप किया जो आज तक जो है मौजूद है और इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम। और ये आपको बताता है कि एक्चुअली जो है कैश पोजीशन में है, इट्स ओनली converting your total accounting from accrual based to cash based। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज इसको जो है स्टॉप करते हैं। बाकी जो 2 सवाल आते हैं वो इंशाल्लाह अगली 2 किस्तों में आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई सजेशन हो, किसी चीज की कमी हो, कोई भी बात हो आपके दिल में जरूर कहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।